हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्यारे पापा, आपके लिए किताब के पहले पन्ने पर लिखे इन 4 शब्दों को पढ़कर साक्षी की आंखों में सैलाब उमड़ पड़ा। बहुत देर तक कुछ सोचते हुए वो इन शब्दों को अपनी हथेली से सहलाती रही और फिर हिम्मत करके उसने घर फोन लगाया। हेलो। फोन के उस पार से आई आवाज साक्षी की माँ की थी। पूरे 2 महीने बाद सुनी थी उसने माँ की आवाज। माँ, मेरी बुक 23 तारीख को लॉन्च हो रही है, कहते हुए साक्षी का गला भर आया। वो इससे आगे कुछ और कहती, माँ ने ठीक है कहकर फोन रख दिया। उनके इस तरह फोन रखने से साक्षी को एक बार फिर बहुत बुरा लगा था। समझती थी वो कि माँ उससे अब तक नाराज है और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि अपने पापा के आखिरी वक्त में जब वो पल पल अपनी बेटी को याद कर रहे थे, तब साक्षी अपने परिवार और किताब लिखने में व्यस्त रही। वो पापा को देखने तक नहीं आई और जब आई तब वो अपनी इस गलती का अपराध बोध साक्षी को हर रोज होता रहा। पर क्या करती हो, जल्दी जल्दी किताब पूरी करने का दबाव जो था उसके ऊपर। पब्लिशर को किताब अगले महीने ही चाहिए थी और साक्षी को भी लगता कि वो जितनी जल्दी किताब पूरी कर लेगी उतनी जल्दी पापा का सपना पूरा हो जाएगा। पापा ही तो चाहते थे कि उसकी पहली किताब का विमोचन वो अपने हाथों से करे, इसलिए साक्षी ने दिन रात एक कर दिया था। लेकिन जिस दिन वो किताब के आखिरी पन्ने लिख रही थी उसी दिन पापा ने आखिरी सांसें ली। पापा के गुजरने के ठीक 2 महीने बाद साक्षी की पहली किताब पब्लिश होकर आ चुकी थी और 2 दिन बाद दिल्ली बुक फेयर में उसकी लॉन्चिंग भी थी। लेकिन वो खुश नहीं थी। माँ की नाराजगी उसे हमेशा चुभती। क्या क्या नहीं सोचा था उसने। सोचती थी पापा और वो स्टेज पर लाल फीते में लिपटी उसकी किताब खोल रहे होंगे और माँ और नवीन सामने बैठकर जोर जोर से तालियां बजाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना अब होने वाला था। जानती थी परसों उस भीड़ में वो अकेली ही होगी। शायद नवीन को भी उस दिन ऑफिस से वक्त ना मिले। अभी वो इन सवालों और जवाबों में उलझी ही थी कि उसका मोबाइल बजा। साक्षी ने फोन उठाया तो सामने से एक हड़बड़ाई सी आवाज आई। क्या मैं लेखिका साक्षी बंसल जी से बात कर रहा हूँ? जी, आप कौन? उसने पूछा। साक्षी जी, हम रायनगर से आशीष भदौरिया बोल रहे हैं। कस्बा टाइम्स के रिपोर्टर आपका साक्षात्कार चाहते थे। वो आपकी किताब आने वाली है ना? हाँ, बस उसी के लिए। रिपोर्टर बोला तो साक्षी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। कैसे भूल सकती थी वो इस अखबार को और कैसे भूल सकती थी वो रायनगर को। रायनगर, उसका अपना कस्बा रायनगर और वहाँ का लोकल अखबार कस्बा टाइम्स। इसी अखबार में तो प्रकाशित हुई थी साक्षी की पहली कविता। तो मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये लेखक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? साक्षी ने जैसे ही रिपोर्टर से सवाल पूछने की हामी भरी तो उसने अति उत्साहित तरीके से अपना पहला सवाल पूछा। ये सवाल साक्षी के लिए नया नहीं था। पिछले कुछ दिनों से बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में दिए अपने इंटरव्यू में उससे पहला सवाल अक्सर यही पूछा जाता और कईयों बार इसका जवाब देते देते वो समझ गई थी कि उसे इन सवालों के सधे सधाए जवाब देने हैं। जैसे इस सवाल का कि लेखक बनने के लिए उसे कहाँ से प्रेरणा मिली। वो कहती, लिखने के लिए मैंने कोई कोर्स या डिग्री नहीं ली थी। ये प्रेरणा मुझे परिस्थितियों और पुरानी यादों से मिली जिन्हें संजोकर मैंने किताब की शक्ल देने की कोशिश की है। अपने इस सवाल पर साक्षी 32 शब्दों की ये लाइन कहकर अगले सवाल का इशारा तो कर देती, लेकिन हर बार उसे परिस्थितियों के नाम पर हॉस्टल का वो कमरा याद आ जाता जहां बैठकर उसने पहली बार डायरी पर कुछ लिखा था। उस डायरी पर जो हॉस्टल जाते वक्त पापा ने दी थी। डायरी में तब कुछ लैंडलाइन नंबर लिखे थे, जरूरी दवाइयां लिखी थी और उसकी सहेलियों और घर वालों के जन्मदिन की तारीखें भी। बाकी सारे पन्ने खाली थे और इन खाली पन्नों की तरह कभी कभी साक्षी को सब कुछ खाली खाली लगता। घर की याद आती तो हॉस्टल का कमरा उसे काटने को दौड़ता और वो इंतजार करती हर शनिवार रात के 8 बजने का। तब जब घर से हॉस्टल के लैंडलाइन पर पापा मम्मी का फोन आता था
और वो 7 बजे से ही हॉल में जाकर बैठ जाती। कितनी बार तो उसे इस बात पर वार्डन ने भी फटकारा था, जब इतनी ही याद आती है घर की तो हॉस्टल आई ही क्यों, घर रहती। वार्डन कहती तो साक्षी की आंखों में आंसू और घर की यादें एक साथ उतर आती। और फिर एक शनिवार जब वार्डन ने उसे जल्दी आने की सजा देकर पापा मम्मी से बात नहीं करने दी, तो उस रात उसने पहली बार हफ्ते भर की सारी बातें उस डायरी पर लिखी थी। भीगी हुई आंखें, कपकपाते हाथ और सामने रखी डायरी में साक्षी ने तब पहला शब्द पापा ही लिखा था। पापा, मुझे पता है आप और मम्मी भी मेरी तरह सुबह से इंतजार कर रहे थे। अगर मैं हॉल में जल्दी ना जाती तो हमारी बात भी हो जाती, लेकिन वैसे वो वार्डन बहुत खड़ूस है पापा, ना जाने क्यों मुझसे तो इतना चिढ़ती है जैसे मैंने उसकी भैंस खोल दी हो। इतना लिखकर साक्षी ने भैंस खोल दी वाले शब्द पर घिसकर पेन चलाया और उसे छिपाकर उसकी जगह लिखा, जैसे मैंने उसका कुछ बिगाड़ दिया हो, क्योंकि उसे लगा कि ये भैंस खोलने की बात उसके कस्बे वाली भाषा के साथ ही जचती है। शहरी बोली के साथ बोलने में वो मजा कहाँ जो तब आता था जब वो मोहल्ले वाली खड़ूस अय्या से कहती थी, काहे चिल्लाती हो इतना, का हमने तुम्हारी भैंस खोल ली है। उस रात पहली बार साक्षी ने डायरी के 2 पन्ने सिर्फ अपनी खड़ूस वार्डन के ऊपर लिखे थे, और इन्हीं पन्नों को लिखते हुए उसे एहसास हुआ कि वो लिखकर कितने आराम से हर बात कह सकती है। फोन पर तो कभी मम्मी पापा को कह ही नहीं पाई कि वो चुड़ैल कितनी खड़ूस है। चुड़ैल, हाँ, अब चुड़ैल शब्द भी तो वो किसी के सामने नहीं कह पाती थी, मतलब ठीक तरीके से अपना गुस्सा ही नहीं दिखा पाती थी। लेकिन जब से उसने डायरी में लिखना शुरू किया, तब से वो दिल खोलकर उस खड़ूस चुड़ैल वार्डन के बारे में, कॉलेज की बदतमीज सीनियर के बारे में, खिटमिट अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों के बारे में, क्लास में ब्यूटी टिप्स देती मैडम के बारे में, और हाँ, कॉलेज की मेस के अजीबोगरीब खाने के बारे में भर भर के लिखती। बताओ मम्मी, क्या कोई भिंडी में आलू डालकर बनाता है और लौकी में पालक? यहाँ बनता है ऐसा अजीबोगरीब खाना, मुझे तो लगता है जैसे महंगी भिंडी में सस्ता आलू मिलाकर कुछ और नहीं उल्लू बनाया जा रहा है। और लड़कियां ये सब्जी 2-2 4-4 बार खाती भी हैं, भुक्कड़ कहीं की। शिकायत, भड़ास, दुख दर्द, गुस्सा, याद, अब सब कुछ लिखने लगी थी साक्षी इस डायरी में। 1 महीने में ही डायरी के सारे खाली पन्ने भर गए, और इन पन्नों के साथ भरने लगा था साक्षी का खालीपन भी। तो मैडम, क्या आपको बचपन से ही हिंदी साहित्य में रुचि थी? मेरा मतलब आप किन किन कवियों और लेखकों को पढ़ना पसंद करती हैं? रिपोर्टर ने अपना अगला सवाल पूछा, और इस सवाल पर साक्षी सोचने लगी कि क्या कहे, क्योंकि अगर वो दिल पर हाथ रखकर जवाब देगी तो शायद रिपोर्टर महाशय सदमे में आ जाए। अब बात ही कुछ ऐसी थी, जिस लड़की ने अपनी पहली किताब में हिंदी की 11 बेहतरीन कहानियां लिखी थी, वो लड़की दरअसल हिंदी तो छोड़िए, बचपन में हिंदी वाले स्कूल तक में नहीं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी बम्बई वाली बुआ की बेटी की तरह अंग्रेजी वाले स्कूल में पढ़ना था। और रायनगर कस्बे में तब अंग्रेजी वाला स्कूल तो छोड़िए, कक्षा में भी अंग्रेजी 6वीं के बाद पढ़ाई जाती, लेकिन हिंदी एकलौती ऐसी थी जो आचार्य जी न सिर्फ तन मन धन से पढ़ाते, बल्कि कवियों और लेखकों का जिक्र आते ही उनकी तारीफों की झड़ी लगा देते। और सबसे ज्यादा अजीब तो तब लगता जब दोहे की लाइनों का वो जोर जोर से बार बार दोहराते, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बोलो बच्चों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और तेज। इधर आचार्य जी तन्मयता से दोहे दोहरा रहे होते, तो उधर साक्षी अपनी सहेलियों के साथ हिंदी की किताब में छवि कवि तुलसीदास की चुटिया वाली फोटो का मजाक उड़ा रही होती। ध्यान से पढ़ती ही कहाँ थी वो हिंदी, क्योंकि उसे तो हिंदी में बस पास कराने वाले 33 नंबर चाहिए थे, लेकिन अंग्रेजी में अच्छे नंबर लाने के लिए ना सिर्फ वो मेहनत करती, बल्कि बुआ की बेटी के देखा देखी टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोलती। सॉरी, मेंशन नॉट, थैंक यू, वेलकम और एक्सक्यूज मी, बस अंग्रेजी के इन 4-5 शब्दों के हथियार से ही उसने पूरे मोहल्ले और स्कूल में अपना तगड़ा इम्प्रेशन बना लिया था। लेकिन हिंदी से दूरी बनाकर अंग्रेजी को जी जान से चाहने वाली साक्षी को शहर वाले कॉलेज जाकर पता चला कि उसे ना तो ठीक ठीक अंग्रेजी ही आती थी और ना ही हिंदी।
और ये ज्ञान उसे तब हुआ जब ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में उसे अंग्रेजी दी नहीं गई और हिंदी वाली मैडम ने सा को सा कहने पर उसको जोरदार फटकार लगाई। अब कॉलेज में अंग्रेजी तो पढ़नी नहीं थी, बस स्टाइल दिखाने भर को बोलनी थी, सो वो बोल लेती। लेकिन हिंदी अगले 3 साल पढ़नी भी थी और बोलनी भी, इसलिए ना चाहते भी साक्षी को अपने हिंदी सुधार अभियान में जुटना पड़ा। साहित्यकारों और लेखकों को पढ़ने वाले रिपोर्टर के सवाल पर साक्षी ने फिर एक सधा और रटा हुआ जवाब दिया था। कुछ ऐसे लेखकों और उनकी किताबों का जिक्र किया जिसे उसने बस तब से ही पढ़ना शुरू किया था जब से उसे अपनी ही लिखी एक कविता पर उसकी हिंदी टीचर ने पूरी क्लास के सामने न सिर्फ सराहा था बल्कि उस कविता का एक प्रिंट आउट निकालकर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने की बात भी कही थी। उस दिन हिंदी वाली क्लास में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच साक्षी को पहली बार एक पहचान मिली थी। सहेलियां अब उसे लेखिका कहकर चिढ़ाने लगी थी और वो खुद को लेखिका समझने भी लगी थी। इसका फायदा ये हुआ कि साक्षी को बैठे बिठाए अपना गोल मिल गया, वरना उसे आज तक समझ ही नहीं आया था कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके वो बनेगी क्या। हर बार तो उसका गोल बदल जाता। बचपन में जब घर घर खेलती तो उसे मम्मी बनना था, स्कूल में डांस में इनाम जीता तो उसे हीरोइन बनना था, मोहल्ले वाली सुधा दीदी उसे ट्यूशन पढ़ाती तो उसे उनके जैसे टीचर बनना था, और डॉक्टर तो बनना ही था जब तक कि बायो के प्रैक्टिकल में उसके सामने मेढक नहीं रखा गया। लेकिन आखिरकार वो बनी जो किसी ने सोचा ही नहीं था। एक सुबह अखबार पढ़ते हुए साक्षी के पापा ऐसे चहके थे मानो ना जाने उन्हें अखबार में क्या मिल गया हो। मिल तो गया था, अखबार की एक कोने में छपी कविता में अपनी बेटी का नाम साक्षी बंसल लेखिका। उस रोज अखबार पढ़कर घर वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मम्मी उस अखबार को पूरे मोहल्ले में ले लेकर डोली थी, ये कहते हुए कि उनकी बिटिया लेखिका बन गई है। और पापा उन्होंने तो उसी दिन ऐलान कर दिया था कि साक्षी की पहली किताब का विमोचन वही करेंगे। लेकिन उसकी किताब पूरी होने से पहले ही पापा उसे अधूरा छोड़कर चले गए, और माँ थी जो अब उससे मिलना तक नहीं चाहती थी। साक्षी बार बार अतीत की यादों में जाती और रिपोर्टर अपना अगला सवाल दागता। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, अब अगर आप अपनी कोई एक रचना अगर बता पाए तो। रिपोर्टर का आखिरी सवाल था ये, और उसके इस सवाल के जवाब पर साक्षी ने अपनी लिखी उसी कविता की कुछ पंक्तियां दोहरा दी, जो कविता उसने पापा के लिए लिखी तो थी पर उन्हें कभी सुना नहीं पाई। शहर की चकाचौंध में खो जाने वाली पापा की बेटी हूँ मैं, आंखों में कई ख्वाब लिए कस्बे से निकली पापा की बेटी हूँ मैं, हर पल यहाँ माँ की ममता को तरसती पापा की बेटी हूँ मैं, आंसुओं को छुपाकर गम में भी मुस्कुराती पापा की बेटी हूँ मैं, हर शाम अपनों की तस्वीरों में खोकर आंसू पोंछती हुई पापा की बेटी हूँ मैं तो आज ही आ जाऊं लौटकर घर अपने, पर आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश करती पापा आपकी बेटी हूँ मैं। कविता कहते कहते बिलख पड़ी थी साक्षी। उसने फोन रख दिया था और फिर देर तक अपनी किताब को सीने से लगाए रोती रही। आज साक्षी की बुक लॉन्च होने वाली थी और वो दिल्ली बुक फेयर में 234 नंबर के सरस्वती प्रकाशन वाले स्टॉल पर पहुंच चुकी थी। नवीन सुबह ऑफिस से कहकर निकले थे कि वो टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए थे। साक्षी ने कुछ देर इंतजार किया और प्रोग्राम शुरू होने से टालती रही, लेकिन फिर चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए स्टेज की ओर बढ़ गई। वो अभी अपनी किताब को लेकर स्टेज पर खड़ी ही हुई थी कि नजर सामने से आती एक औरत पर पड़ी। जैसे जैसे वो औरत स्टॉल के करीब आई, साक्षी चौंक गई। माँ उसके मुंह से निकला और वो दौड़ती हुई स्टेज से नीचे उतर आई। माँ तुम यहाँ, कहते हुए उसने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में भर लिए। माँ के पीछे नवीन खड़ा था। वो कुछ पूछती उससे पहले ही माँ बोली, जा स्टेज पर जा, हम दोनों यहाँ बैठते हैं और ए ले बेटा ए। कहते हुए माँ ने साक्षी के हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। साक्षी उस कागज में लिखे शब्दों को पढ़ते हुए स्टेज की ओर जाने लगी। प्यारी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी किताब लिखकर मेरा सपना पूरा कर रही हो। जानती हो, पत्र पत्रिकाओं में छपते तुम्हारे लेख और कविताएं
पढ़कर जब कस्बे के लोग मुझे मुबारकबाद देते हैं तो बेटा मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तुम्हें देखने का बहुत मन है, मन करता है कि अपनी किताब के कुछ पन्ने तुम मेरे सिरहाने बैठकर वैसे ही पढ़ो जैसे अपनी कविताएं पढ़ी थी तुमने। लेकिन तुम तो मुझे सरप्राइज देने के चक्कर में ये बताती ही नहीं कि तुम्हारी किताब किस बारे में है। थोड़ा सा वक्त निकालकर नवीन के साथ अचानक घर आकर एक सरप्राइज और दे दो ना बिटिया। मैं ठीक नहीं हूँ, इस बीमारी ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया है। लगता है जैसे तुम्हारी किताब पर से वो लाल रिबन हटाकर उसे खोलकर पढ़ने की मेरी ख्वाहिश अब अधूरी ही रह जाएगी। पर तुम चिंता मत करना बिटिया, मैं कहीं भी हूँगा लेकिन उस दिन तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। जब तुम अपनी किताब से उस लाल रिबन को हटाकर लोगों को दिखा रही होगी, मैं भी वहीं कहीं बैठा कसकर तालियां बजा रहा हूँगा। तुम्हारा पापा। कागज में लिखे शब्दों को पढ़ते हुए साक्षी की आंखों से आंसू लुढ़क लुढ़क कर गाल पर आ रहे थे। वो स्टेज पर पहुंच चुकी थी। हाथों में रिबन बंधी अपनी किताब खोलकर उसने जैसे ही दिखाई तो सामने बैठी माँ और नवीन जोर जोर से तालियां बजाने लगे। साक्षी ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर कुछ पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसे अब इस भीड़ में पापा का होना भी जैसे महसूस हो रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों नमस्कार।